चर्चा के इस दौर में अब हमारे बीच मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री कृष्णा गौर जी। जन सरकारों से जुड़े विषयों पर उनकी सक्रिय भूमिका रही है। महिलाओं, युवाओं और समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण को लेकर लगातार वो काम करती रही हैं। आज उनसे चर्चा होगी जन कल्याण को लेकर, महिला भागीदारी को लेकर और विकसित मध्य प्रदेश में सामाजिक समावेशन की भूमिका पर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्रीमती कृष्णा गौर जी का। उनसे बात करेंगी मेरी सहयोगी अंकिता दुबे। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा गौर जी। धन्यवाद। मेरी सहयोगी ने तो पहले ही आपकी तारीफें भर भर के कर दी, लेकिन गजब की खूबसूरत लग रही हैं आज आप। धन्यवाद। तो ये खूबसूरती आपकी जनता का प्यार है या कोई और भी राज है? नहीं, बिल्कुल जनता का प्यार है, क्योंकि जब आप बहुत अच्छे मन से सकारात्मक सोच के साथ अपने काम को करने के लिए निकलते हैं तो जो आशीर्वाद लोगों का मिलता है वो आपको आपके ऊपर दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि एक सकारात्मक मन जो ईश्वर ने मुझे दिया है, जिसके साथ मैं लगातार काम करती हूँ और उसके परिणाम जब मैं देखती हूँ और लोगों के चेहरे की खुशी देखती हूँ तो मुझे उनसे ज़्यादा खुशी होती है। और शायद कहते हैं ना कि मन सुंदर होना चाहिए, उस सुंदर मन का रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे अपने आप आ जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब शुरू करते हैं। बाबूलाल गौर, उनकी लेगेसी 1974 से 2013, एक लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव, जनता के दिलों पर छाप, और उसके बाद आपका आना, उनकी लेगेसी को संभालना। आपको लगता है उस चीज पर आप खरी उतर पाई हैं? और अगर आपके लिहाज से देखा जाए तो कितनी खरी उतरी हैं आप? देखिए, मेरे बाबूजी अपने आप में स्वनिर्मित, स्वाध्यायी और संघर्ष से तपे हुए नेता थे। उनके रग रग में जनसेवा और संघर्ष की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। और मैंने स्वयं इस बात को कई बार महसूस किया था कि जनसेवा की तड़प उनके अंदर जिस प्रकार से थी, वे मजदूर से मुख्यमंत्री तक का लंबा सफर तय करके आए थे। और एक मजदूर की जो परेशानियां होती है, दिक्कतें होती हैं, उनको उनके साथ उन्होंने स्वयं भी जब मजदूर रहे तो वो देखा था, उसे महसूस किया था। इस दृष्टि से मैं मानती हूँ कि वे उन विरले व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने लगातार जनता का विश्वास हासिल किया। और ये विश्वास ही था कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें 10 बार विधानसभा का सदस्य बनाया। यह अटूट विश्वास उनके प्रति था। वो वास्तव में विरले महापुरुष थे। और मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी पार्टी ने उनकी विरासत संभालने का अवसर मुझे दिया है। अब मैं उनकी विरासत पर खरी उतरी हूँ या नहीं उतरी हूँ, ये विषय ना मेरा है ना ये अधिकार मेरा है। ये विषय और अधिकार मेरे गोविंदपुरा क्षेत्र की देवतुल्य जनता का है। बहुत खूब। लेकिन कहा यह भी जाता है कि विरासत में राजनीति तो मिल जाती है, विरासत में कई बार कुर्सी भी मिल जाती है, सत्ता भी मिल जाती है, लेकिन जनता के दिलों में स्थान नहीं मिल पाता। वो कौन सा ऐसा लम्हा था कृष्णा गौर जी जब आपको लगा हो कि नहीं, मैं बाबूलाल गौर की विरासत की वजह से नहीं, मैं कृष्णा गौर की वजह से जनता के दिलों में जगह बना पाई हूँ? बिल्कुल सही कहा कि 2018 का चुनाव पहली बार विधानसभा का जब मैंने लड़ा तो उस समय बाबूजी मेरे साथ थे। और बाबूजी का मार्गदर्शन, बाबूजी का साथ, बाबूजी का संबल मेरे साथ रहा। 2023 का चुनाव जब हमने लड़ा तो बाबूजी हमारे साथ नहीं थे। और निश्चित रूप से मेरे मन में भी इस बात की चिंता थी कि ये चुनाव मैं बिना बाबूजी के लड़ रही हूँ, क्योंकि बाबूजी का एक पीछे खड़े रहना ही मेरे लिए बहुत बड़ा संबल हुआ करता था। और इस दृष्टि से डर भी था, चिंता भी थी। लेकिन पूरे चुनाव में जहाँ जहाँ भी मैं क्षेत्र में जाती थी, लोगों का जो प्यार और विश्वास मुझे दिखाई देता था, मुझे लगता था कि पता नहीं ये वोट में बदल पाएगा या नहीं बदल पाएगा, क्योंकि एक डर मन में था। लेकिन 5 साल जो समर्पण मैंने अपने क्षेत्र की जनता को दिया था, उससे एक भरोसा तो मन में था कि मुझे जनता फिर एक बार बहुत अच्छा आशीर्वाद देगी। लेकिन जब परिणाम निकला
और जनता ने आशीर्वाद दिया, तो आज मैं कहना चाहूंगी कि वास्तव में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली महिला विधायक के रूप में 1,06,668 वोटों से मुझे विजयी बनाया। उस दिन मुझे लगा कि वास्तव में 5 सालों तक जो समर्पण के साथ जनता की सेवा की, उसका परिणाम गोविंदपुरा की देवतुल्य जनता ने इस स्वरूप में मुझे दिया। कृष्णा गौर बनने की राह में आपने कहा कि डर भी था, चिंता भी थी। ये डर और चिंता क्या थी? देखिए, जब आप अकेले होते हैं, काम करते हैं, आपके पीछे परिवार जब खड़ा होता है और बाबूजी जैसे व्यक्ति अगर खड़े हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपकी चिंताओं का हरण हो जाता है। लेकिन आप जब खुद लड़ने के लिए आए हैं और ऐसे समय में पूरा परिवार, पार्टी परिवार मेरे साथ था, कार्यकर्ता सब मेरे साथ थे, मैंने कहा ना कि चिंता सिर्फ इस बात की थी कि बाबूजी मेरे साथ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का आशीर्वाद मुझे लोगों का मिल रहा था, उससे भरोसा था कि बहुत अच्छे वोटों से हम विजयश्री प्राप्त करेंगे और अच्छा आशीर्वाद हमें मिलेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे लगा कि मेरी चिंता करना गलत था। अगर आप सच्चे मन से जनता की सेवा करते हैं, एक सेवा के भाव के साथ काम करते हैं, तो निश्चित रूप से वो परिणाम आपको मिलता है। अल्पसंख्यक समुदाय और अति पिछड़ा वर्ग का रिप्रेजेंटेशन करती हैं आप, लेकिन उससे पहले बाबूलाल गौड़ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड गोविंदपुरा की जनता के लिए और आपके लिए भी। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आपकी संस्कृति और कला में बहुत अच्छी रुचि है। आप गरबा बहुत पसंद करती हैं, आप गीत बहुत पसंद करती हैं, कविताएं बहुत पसंद करती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज इस मंच पे आप बाबूलाल गौड़ जी को याद करते हुए कुछ कविता या कोई पंक्ति अगर गुनगुनाना चाहें तो? राजनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए जब मैं आई, तो बाबूजी ने मेरे को कहा था कि किसी नाम के सहारे कुछ दूर तो चला जा सकता है, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर लंबी दूरी तय करना है, लंबा चलना है, तो अपनी राह खुद रोशन करनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा था कि जनता की सेवा यही हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। जनता के चेहरे की मुस्कुराहट, हम नहीं जानते कि लोग जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, कुछ मांगते हैं तो तत्काल मिलता है, बाद में मिलता है, जो भी आशीर्वाद मिलता है, लेकिन जनप्रतिनिधि के घर अगर लोग जाते हैं तो बहुत आस लेकर जाते हैं, और अगर वो हमारे दरवाजे पर आए हैं तो कभी वो निराश ना हो, इस बात की चिंता करना, जाने वाला हर व्यक्ति मुस्कुराता हुआ जाए। और वो बात मैंने अपने आप में गांठ बांध ली थी कि पूरे राजनीतिक जीवन में मेरी कोशिश यही होगी कि मेरे दर पे आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी निराश होकर ना जाए। और इसलिए हमेशा वो गीत बाबूजी को भी बहुत पसंद था, और मैं भी अक्सर उस गीत की 4 लाइनें याद करके बाबूजी को याद कर लेती हूँ कि शायद बाबूजी ने ये मंत्र ना दिया होता तो शायद इतना अच्छा काम और बेहतर तरीके से मैं ना कर पाती। वो जरूर मैं सुनाना चाहूंगी। किसी की और मैं चाहूंगी कि आप सब भी मेरा साथ दें। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो हमारी जिंदगी का नाम ये है कि हम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अब आपकी जिम्मेदारियों को लेकर सवाल। अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, जब इनका जिक्र आता है तो अभी आपका विजन क्या है? किस तरीके से आप इनको आगे बढ़ा रही है? जब बातें होती हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनको रोजगार कैसे दिया जाएगा, उनको विदेश कैसे भेजा जाएगा पढ़ाई को लेकर, सबसे पहले आपका विजन क्या है? देखिए, जो विभाग मुझे मिला है वो विशुद्ध रूप से वेलफेयर विभाग है। उसमें पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है और साथ ही घुमंतु समुदाय है। और मुझे लगता है कि इस विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा विभाग पिछड़ा वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के, घुमंतु समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण की धुरी बनाकर आगे बढ़ रहा है। और इस दिशा में हमारी कोशिश यही है कि उनके शिक्षा, उनके रोजगार, उनके आवास, उनकी सारी व्यवस्थाओं की
चिंता हमें करना और उनको समय पर उपलब्ध हो जाए, ये हमारा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। मुझे खुशी आज इस बात की कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से आज मध्य प्रदेश के लगभग 30,82,000 छात्र छात्राओं को हम लगभग 216 करोड़ की स्कॉलरशिप का वितरण करते हैं। मुझे खुशी है इस बात की भी आपको बताते हुए कि लगभग 8 लाख छात्र छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक 1,056 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का वितरण हम करते हैं। मुझे खुशी है यह भी बताते हुए कि हम बच्चों को, हमारे बच्चे यहाँ बैठे भी होंगे, विदेश अध्ययन के लिए, रिसर्च करने के लिए भेजते हैं। जो बच्चे शोध करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं और अगर उनको विदेश में अध्ययन करना है तो कई बार आर्थिक कमी की वजह से बच्चे नहीं जा पाते हैं। बच्चे बैठे भी हुए यहाँ पे, बच्चे शायद बैठे भी होंगे, उनके पेरेंट्स बैठे होंगे। कई बच्चों को हमने दुनिया की अनेक यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए भेजा है और मुझे बताते हुए आपको बहुत प्रसन्नता है कि लगभग 40 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का खर्च सरकार इन बच्चों के ऊपर, प्रत्येक बच्चे पर जिसको वहां भेजती है, उसके आने जाने का खर्चा, उसके रुकने का, खाने का और पूरी फीस का खर्चा सरकार देती है। तो मुझे लगता है कि वह बच्चे जिनके माता पिता सपने देखते हैं हमारे अपने बच्चों को विदेश अध्ययन कराने के लिए और वो कहीं भी जा नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को बाहर भेजने का काम हम लगातार कर रहे हैं। साथ ही साथ वो बच्चे जो दिल्ली में रहकर पढ़ रहे हैं, गरीब परिवारों के हैं, वहाँ कोचिंग ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों को वहाँ रहने के लिए 10,000 रुपये महीना हमारी सरकार देती है और ये भी मुझे लगता है कि उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और निश्चित रूप से हमारे अल्पसंख्यक विभाग में भी हमारे बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। घुमंतु समुदाय के बच्चों को भी हम लगातार स्कॉलरशिप दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वो बेहतर हों इसका प्रयास कर रहे हैं। कृष्णा जी, जब घुमंतु समुदाय की बात करते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय की हम बात करते हैं तो आरोप इस बात के लिए लगते हैं कि जो एक्चुअल में डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें वो फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर करेंगी आप? देखिए, हमारे विभाग से दी जाने वाली सारी सुविधाएं और हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन नीचे जा रहा है या नहीं, उसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, ये चिंता हम लगातार करते हैं। और उसके लिए हमने MPSDC पोर्टल का निर्माण करा है। उस पोर्टल, समेकित पोर्टल के माध्यम से हम नीचे तक पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर हफ्ते हमारी एक टीम विभाग की हमारे मुख्यालय पर बैठी है जो लगातार हमारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करती है, हर जिले से संपर्क करके डाटा बुलवाती है और उसके बाद महीने में एक बार हम उसकी समीक्षा करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि हमारी कौन सी योजना कितने प्रतिशत तक हम नीचे उतार पाए हैं, वो कितना काम कर रही है और कितने बच्चों को उसका लाभ मिला है। तो मुझे लगता है कि हमारे विभाग की और मेरी पूरी चिंता इस बात की है कि हम अपने बच्चों के लिए जो भी काम कर रहे हैं, विभाग के लिए, विभाग के माध्यम से इन वर्गों के लिए जो काम कर रहे हैं, उनका लाभ नीचे तक हर व्यक्ति तक पहुंचे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही मंशा है कि सरकार जो योजनाएं चला रही है उनका लाभ नीचे लाभार्थियों को मिल रहा है कि नहीं, ये हर विभाग चिंता करे। और इस दृष्टि से हमारा कस्टमाइज पोर्टल जिसको हमने बनाया है, उस कस्टमाइज पोर्टल के माध्यम से हमारी मॉनिटरिंग निरंतर हो रही है। ग्राउंड पर घुमंतु, अर्धघुमंतु मुक्त समुदाय के जो लोग हैं, इनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए आपने काफी कुछ किया है, कितना चैलेंजिंग है? बहुत चैलेंजिंग है और इसलिए है क्योंकि ये वह समुदाय है जो आजादी के पूर्व से ही हमारे समाज से कटा हुआ है और मुझे लगता है कि यह वह समुदाय है जिसको आज हमारे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस समुदाय के लोगों ने अपनी बहुत इस देश के लिए, मातृभूमि के लिए, इस माटी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। और मैं बताना चाहूंगी कि ये वह समुदाय है जो मुगलों के समय भी बहुत शक्तिशाली और बहुत ईमानदार माना जाता था। और मुगलों के समय जब खजाने को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना होता था, गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, ऊंट पर, हाथी पर जब सामान जाता था तो घुमंतु समुदाय के लोग उसकी सुरक्षा करते हुए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान सुरक्षित पहुंचाते थे। और रास्ते में अगर कोई हमला हो जाता था तो वो उससे लड़ाई भी करते थे, तो उसको बचाते भी थे। उसके बाद अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों को लगा
कि ये बहुत शक्तिशाली समुदाय है और इसलिए अगर इस समुदाय को यहाँ ना रोका गया तो ये भारत की आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसलिए क्रिमिनल एक्ट बनाकर उनको क्रिमिनल में डाल दिया गया और तब से ये जातियां क्रिमिनल एक्ट के माध्यम से ये पूरी जातियां क्रिमिनल में आ गई। इसलिए मानसिक रूप से भी उनको बाहर निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज निश्चित होगा। रूप से आज हमारी कोशिश भी इस बात की है कि पूरे प्रदेश में जितने भी घुमंतु समुदाय के लोग हैं, क्योंकि आज तक ये घूमने वाले लोग हैं, इनका आज तक कभी कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ। सर्वेक्षण हो रहा है और सर्वेक्षण के माध्यम से जो डेटा निकल कर आएगा निश्चित रूप से आने वाले समय में ये समाज की मुख्य धारा। छोटा सा रैपिड फायर है आपके लिए बनाया है, फटाफट आप मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, आप जवाब दीजिएगा। विपक्ष का कौन सा नेता आपको भाषण देते समय सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। अगर आपको सिर्फ एक दिन के लिए मध्य प्रदेश का सुपर सीएम बना दिया जाए तो आपका पहला फैसला क्या होगा? कभी ना बनना चाहूंगी। कभी नहीं बनना चाहती? चलिए, जो हूँ ठीक हूँ, जो है ठीक है। बाबूलाल गौर जी की वो सबसे बड़ी सीख जो आप मुख्यमंत्री की हर बैठक में याद रखती हैं? मुझे लगता है कि समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी। आपके बारे में सुनी हुई कोई ऐसी अफवाह जिस पर आपको सबसे ज्यादा हंसी आई हो? अपने आप पर? हाँ, अपने बारे में सुनी हुई अफवाह जिस पे आपको बहुत हंसी आई हो। अब वो मैं यहाँ बता नहीं सकती। हम अलग से पूछ लेंगे आपसे। अगला चुनाव जीतना या भोपाल को देश का नंबर 1 सबसे साफ शहर बनाना, ज्यादा टेंशन किसकी है आपको? दोनों जरूरी है। जब आप जीतोगे तो आपके हाथ में पावर आएगी और आप काम कर पाओगे। स्वाभाविक रूप से काम करने के अगर लिए चुपके से विपक्षी कांग्रेस मान लीजिए किसी को बीजेपी ज्वाइन कराना हो तो कौन सा नेता होगा? कठिन प्रश्न है। कठिन प्रश्न है। प्रश्न बदल देते हैं। राजनीति में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? नहीं, दोस्त तो कभी सोचा नहीं ऐसा, लेकिन हाँ आदर्श जरूर रहे हैं हमेशा से। और अभी तो वर्तमान में तो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे सबसे आदर्श हैं और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है स्वाभाविक रूप से। अच्छा, अपने दिल की बातें किससे शेयर करती हैं आप राजनीति पॉलिटिक्स के अंदर? मैं स्वयं अपने आप से करती हूँ। अपने आप से, अपने से बड़ा कोई दोस्त हो नहीं सकता। कृष्णा गौर को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? गलत बात पर। गलत बात पर? कोई अगर गलत बात करता है तो बहुत गुस्सा आता है। तो जनता के बीच जाकर मिलने वाली तालियां या फिर सोशल मीडिया पर जेनजीज आप देख रहे हैं, लगभग हर कंट्री में इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। व्हाट वुड यू चूज? आपको क्या ज्यादा पसंद आता है, जनता के बीच में जाके जो तालियां मिलती है या फिर सोशल मीडिया पे जो तारीफें मिलती है? बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया से कभी पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। जनता के बीच में जाकर जो सेवा हम करते हैं, वास्तव में वह तालियां जब बजती है तब हमें लगता है कि हमारे काम करने की दिशा सही है, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। आप महिला हैं और महिलाओं के लिए काफी कुछ आपने किया है, लेकिन अगर राजनीति की ही बात करें तो लगभग हर पार्टी महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, वादे करती है महिलाओं को लुभाने के लिए, ये वो न जाने क्या क्या। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो आपको लगता है क्या कि महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दी जाती हैं या रह जाती हैं? बाकी पार्टियों की बात तो मैं नहीं जानती, क्योंकि तो पूरा देश देख रहा है कि बाकी पार्टियां किस प्रकार से महिलाओं को हतोत्साहित करती हैं, महिलाओं को हमेशा पीछे रखती हैं। लेकिन मेरी पार्टी की अगर हम बात करें तो वास्तव में मैं कहना चाहूंगी कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। जब विधानसभा और लोकसभाओं में 33% आरक्षण लाने का प्रयास हमारी पार्टी ने लगातार किया और पूरे देश ने देखा कि विपक्ष ने किस प्रकार से उसको गिराने का काम किया। संगठन में 33% आरक्षण देने का काम हमारी पार्टी ने सबसे पहले किया और आज निश्चित रूप से बड़ी संख्या में नगरीय निकायों में, ग्राम पंचायतों में 50% रिजर्वेशन पाकर महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में अपना आप को साबित कर रही है। ये निश्चित रूप से हमारी पार्टी की बहुत बड़ी देन है। गोविंदपुरा की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए कोई मैसेज? लास्ट क्वेश्चन। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए काम कर रही है और मेरी कोशिश यही है कि अपने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र को नंबर 1 विधानसभा बनाकर प्रदेश की इस विकास यात्रा में हम आगे रखें और निश्चित रूप से इसमें हम सबका सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा गौर जी, न्यूज़ 18 के इस मंच पर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और दिल से देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां कृष्णा गौर जी के लिए। धन्यवाद।